मैं मर गया। कोई ड्रामा नहीं हुआ, ना कोई आखिरी शब्द, ना ही रोशनी वाली वो टनल। मैं 61 साल का था, अपने डेस्क पे बैठा हुआ, चारों तरफ क्वांटम थर्मोडायनेमिक्स, एग्रीकल्चरल सॉइल साइंस और मेडिवल मेटलर्जी की किताबें खुली थी, क्योंकि मेरे लिए वो एक नॉर्मल मंगलवार था। बस मेरा दिल रुक गया। एक पल मैं नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी के लिए फसल यील्ड कोएफिशिएंट्स कैलकुलेट कर रहा था, और अगले ही पल सब खत्म। फिर मुझे नीचे कुछ ठंडा पत्थर महसूस हुआ। धुआं, जानवरों की चर्बी, गीले फर की बदबू और एक अंधेरी जगह में एक दूसरे से सटे हुए बिना नहाए शरीर। और मेरे ऊपर दो चेहरे थे, चौड़े जबड़े, भारी भौहें, गहरी भूरी आंखें, और वो पूरी तरह से हैरान थे। डरे हुए नहीं, बस शौक में। जैसे आप किसी ऐसी चीज को देख रहे हो जिसका वजूद नहीं होना चाहिए, पर वो सामने है। मेरे नए माँ बाप। दिमाग के काम करने से पहले मैं करीब 10 सेकंड तक कंफ्यूजन में रहा, लेकिन मेरा दिमाग इंटैक्ट था। हर फॉर्मूला, हर प्रिंसिपल और दशकों की वो जुनूनी क्रॉस डिसिप्लिनरी स्टडी इस सिचुएशन को प्रोसेस करने लगी। पत्थर की गुफा, जानवरों की खाल, जमीन पर हड्डियों के टूल्स, रगड़ से पैदा की गई आग। कोई फ्लिंट और स्टील नहीं, कोई मिट्टी के बर्तन नहीं, बुना हुआ कपड़ा भी नहीं, और हाथ की कुल्हाड़ियां इंसुलिन टाइप की थीं। पेलियोलिथिक। मैं पेलियोलिथिक युग में था, एक नवजात बच्चे के शरीर में। मैंने अपना हाथ उठाने की कोशिश की, पर वो मरी हुई मछली की तरह एक तरफ गिर गया। मैंने बोलने की कोशिश की, पर जो बाहर निकला वो एक पतली सी अजीब चीख थी, जिसने गुफा में मौजूद किसी भी इंसान से ज्यादा मुझे ही हैरान कर दिया। उस औरत ने, मेरी माँ ने, मुझे अपने सीने से लगा लिया। गर्माहट, कम से कम ये तो कुछ राहत की बात थी। जब उसने मुझे पकड़ा हुआ था, मैंने एक इन्वेंट्री तैयार की। ये मेरी पुरानी जिंदगी की आदत थी। जब भी किसी नई मुश्किल का सामना करो, तो कुछ करने से पहले ये देख लो कि तुम्हारे पास क्या क्या है। कोई पैनिक नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ डेटा। सबसे पहले मेरे पास क्या था? मानव सभ्यता का पूरा एक्यूमुलेटेड साइंटिफिक नॉलेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, मेटलर्जी, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर, लिंग्विस्टिक्स, इलेक्ट्रिकल थियरी। ये सब एक ऐसे दिमाग में भरा था जो फिलहाल एक ऐसे शरीर में था जो अपना सिर तक नहीं संभाल सकता था। और मेरे पास क्या नहीं था? उठकर बैठने की काबिलियत, बोलने की, कोई टूल पकड़ने की, या बिना मदद के टॉयलेट जाने की हिम्मत। मैंने गुफा में 18 लोगों को गिना। वो आदमी, मेरा पिता, एक लोड बेरिंग वॉल की तरह मजबूत था। चौड़े कंधे, जख्मों वाले हाथ, और एक चेहरा जो कम से कम 2 बार टूटा और जुड़ा था। वो मुझे अपनी डिफॉल्ट एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था। एक नपी तुली सोच, एक शिकारी का चेहरा। गुफा के मुंह के पास लटके ताजा शिकार से मैं ये बता सकता था, और जिस तरह बाकी लोग बिना सोचे उसकी बात मान रहे थे, उससे भी। मैंने उसका नाम कायडो रखा। उसकी चाल ठहरे हुए पानी की तरह थी, जो अंदर ही अंदर बहुत तेज हो। आग के पास बैठा वो बूढ़ा सबसे अलग था। जहां बाकी सब हट्टे कट्टे थे, वो दुबला था। शरीर पर घाव भी कम थे। बुजदिली की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने लड़ने से भी ज्यादा कीमती चीज समझ ली थी। उसने अपनी भींची हुई आंखों से मुझे देखा और मेरे पिता से धीमी और गंभीर आवाज में कुछ कहा। मैंने उसे एक वेरिएबल की तरह नोट कर लिया, जिस पर नजर रखनी थी। मैंने उसका नाम गोरो रखा। बाकियों के बीच एक गठीले बदन वाला आदमी था, जिसके हाथों के निशान शिकारियों से अलग थे। ये निशान किसी बारीक और बार बार किए जाने वाले काम के थे, चोट के नहीं। वो अपनी उंगलियों में फ्लिंट के एक टुकड़े को बड़ी महारत से घुमा रहा था, एक क्राफ्ट्समैन। मैंने उसका नाम तेत्सु रखा, काम का बंदा है। एक औरत जिसकी आंखों में चालाकी थी और उसकी उंगलियों पर मिट्टी लगी थी। हालांकि मुझे कहीं भी बने हुए बर्तन नहीं दिखे, यानी वो एक्सपेरिमेंट कर रही थी। बढ़िया। वो मेरी माँ की उम्र की थी। मैं उसका नाम सोरा रखा। अपनी माँ का नाम मैंने हारू रखा। इस दुनिया में मिलने वाली वो पहली गर्म चीज थी। कुल मिलाकर 18 लोग, और एक नवजात बच्चा जिसके पास होमोसेपियंस की पूरी इंटेलेक्चुअल लेगेसी थी। जब हारू मेरे लिए लोरी गा रही थी, तब मैंने अपना प्लान बनाया। वो कोई असली म्यूजिक नहीं था, बस एक लय में दोहराव था, सादगी भरा और सुकून देने वाला। उस प्लान का एक स्ट्रक्चर था, जिसे मैंने पूरी उम्र इस्तेमाल किया था। बुनियादी कंस्ट्रेंट से शुरुआत करो और फिर बाहर की तरफ बढ़ो। तांबे की तार होने से पहले रेडियो मत बनाओ। लोगों के पास एक जगह रुकने की वजह होने से पहले खेती शुरू मत करो। और जब तक अदृश्य के लिए कोई शब्द ना हो, तब तक जर्म थ्योरी मत समझाओ। स्टेप 1, लैंग्वेज। सिर्फ उनकी भाषा सीखना नहीं, उसे नया रूप देना। ऐसे कॉन्सेप्ट जोड़ना जो अभी तक मौजूद ही नहीं थे। आने वाला कल, क्वांटिटी, प्लान, कॉज एंड इफेक्ट। स्टेप 2, ट्रस्ट। इस दुनिया में नॉलेज या तो बड़ों से आती थी या आत्माओं से। मैं दोनों में से कुछ नहीं था। मैं एक बच्चा था। मेरे द्वारा दिया गया हर आइडिया कबीले को अपना समझकर अपनाना होगा, बिना ये समझे कि वो आया कहां से है। स्टेप 3, जब तक दिखाने के लिए कुछ ठोस न हो, अपना मुंह बंद रखना। मैं
आग की आवाज सुनते हुए सो गया और नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में सोचने लगा। 3 महीने बाद एक मामूली सी शाम को संकट आ गया। एक शिकारी पूर्वी जंगल से 2 लोगों के सहारे वापस आया। वो बुरी तरह लंगड़ा रहा था। उसका नाम, मेरा दिया हुआ नाम, बुरो था, जो जवान लड़ाकों में से एक था। उसकी साइड में एक जंगली सुअर के दांत का गहरा घाव था। घाव जानलेवा नहीं था, पर उसके आसपास की खाल पहले से ही गर्म, लाल और सूजी हुई थी। हरू की गोद से मैं इसे साफ देख सकता था। गोरो फौरन आगे बढ़ा। उसने एक रिचुअल शुरू किया। राख, कुछ अनजानी पत्तियां और एक लयबद्ध आवाज, सब कुछ बहुत ही फॉर्मल और नपातुला। पूरा कबीला उस ध्यान से देख रहा था जैसे उन्हें सच में यकीन हो कि यह काम करेगा। मैंने बरो को देखा, फिर उस घाव को देखा। ये इन्फेक्शन की शुरुआती स्टेज थी। अभी लगा दी जाए तो इसे संभाला जा सकता था। मैंने 300 मीटर पूर्व में रुके हुए पानी के पास स्पैग्नम मॉस देखी थी। हाई एसिडिटी, नेचुरल आयोडीन कंटेंट और असली एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज। इतिहास की कई सदियों में घावों की ड्रेसिंग के लिए इसे इस्तेमाल किया गया है और ये प्रूवन है। दिक्कत ये थी कि मैं 3 महीने का था। मैं चलकर पानी के पास नहीं जा सकता था, काई जमा नहीं कर सकता था और बेसिक माइक्रोबायोलॉजी नहीं समझा सकता था। लेकिन गुफा की दीवार के पास स्पैग्नम का एक सूखा गुच्छा पड़ा था। कोई उसे बिछाने के लिए अंदर लाया था। मैंने अपने कमजोर नन्हे हाथों से उसे पकड़ने की पूरी कोशिश की। चूक गया, फिर कोशिश की। हरू ने मेरी बेचैनी महसूस की और नीचे देखा कि मैं क्या कर रहा हूं। मैंने जानबूझकर फिर से उस काई की तरफ हाथ बढ़ाया, फिर बरो के घाव को देखा और फिर वापस काई को। उसने झेंपते हुए उसे खुद उठा लिया। मैंने जितना हो सके खुशी वाली आवाज निकाली और फिर से घाव की तरफ देखा। उसने मुझे देर तक घूर कर देखा। फिर वो बरो के पास गई और उस काई को जख्म पर दबा दिया। गोरो तेजी से मुड़ा और सख्ती से कुछ बोला। हरो ने भी धीमे स्वर में जवाब दिया, पर वो पीछे नहीं हटी। उनके बीच बहस हुई, पर काई वहीं लगी रही। 3 दिन बाद बरो का बुखार उतर गया। घाव की लाली और सूजन कम हो गई थी। 5वें दिन वो खाना खा रहा था। 7वें दिन खड़ा था और 2 हफ्ते के अंदर हल्के कामों पर लौट आया। उस दौर के हिसाब से ये एक चमत्कार था। उस शाम गोरो मेरे पास आकर खड़ा हुआ। आग की रोशनी उसके पतले चेहरे पर पड़ रही थी। वो देर तक मुझे परखता रहा। फिर वो कबीले की तरफ मुड़ा और बोला, एक फॉर्मल अंदाज, रुक रुक कर बोलना, जैसे कोई बात नहीं बल्कि कोई ऐलान कर रहा हो। मेरे पास अभी सारे शब्द नहीं थे, पर काफी थे। वो कह रहा था कि एक पूर्वज की आत्मा इस बच्चे में आ गई है। वो कह रहा था कि ये बच्चा पवित्र है। काइडो ने सुना। फिर उसने मुझे देखा, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो आगे बढ़ने से पहले किसी इलाके को स्कैन करता है। और फिर उसने धीरे से सिर हिलाया। ये मेरी जिंदगी का पहला राजनीतिक डिसीजन था, और बिल्कुल सही था। मेरी नई जिंदगी का पहला साल सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था। मुझे अमोनिया बनाने के 12 तरीके पता थे। मुझे इंटरनल कंबशन का पूरा थियोरेटिकल बेसिस पता था। मैं याददाश्त के भरोसे एक काम करने वाला स्टीम इंजन बना सकता था। मिट्टी में उसका स्कीमेटिक डायग्राम बना सकता था और आंखें बंद करके उसके हर क्लियरेंस और टॉलरेंस को समझा सकता था। लेकिन मैं 14 महीने का होने तक एक भी ढंग का शब्द नहीं बोल पाया। मैंने उस वक्त का इस्तेमाल किया जब हरू मुझे गैदरिंग ट्रिप्स के लिए जंगल ले जाती। मैं वोकैबुलरी तैयार करता। हर चीज जिसे वो छूती, हर आवाज जो वो निकालती, शब्द और काम का हर मेल, मैंने सब कैटलॉग किया। उनकी भाषा शुरुआती भाषाई मॉडल्स की तुलना में कहीं ज्यादा सोफिस्टिकेटेड थी। उसमें कई टोनल इन्फ्लेक्शंस थे। एक ऐसा सिस्टम जो देखी हुई चीज और सुनी सुनाई चीज में फर्क करता था और अधूरे और पूरे कामों के बीच का अंतर भी बताता था। ये कोई आदिम लोग नहीं थे। इन्होंने अपनी दुनिया के लिए एक फंक्शनल लैंग्वेज बनाई थी जो कई मायनों में बहुत सटीक थी। बस इसमें आने वाले कल 5 से ज्यादा गिनती, वजह या प्लान के लिए कोई शब्द नहीं थे। यही वो कमियां थीं जिन्हें मुझे भरना था। 14 महीने की उम्र में मैंने बड़ी सहजता से अपना पहला शब्द कहा। आग के लिए उनका शब्द। हारू एकदम जम गई। उसने काइडो को बुलाया। मैंने उसे फिर से दोहराया। वे एक दूसरे को उस नजर से देख रहे थे जो माँ बाप तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज उम्मीद से इतनी ज्यादा निकल जाए कि वो थोड़ा असहज महसूस होने लगे। शाम तक गोरो को भी पता चल गया। वो मुझे देखने आया। मैंने उसे पलट कर देखा। हम दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। वो चला गया। 18 महीने का होते होते मैं छोटे वाक्यों में बात करने लगा था। 2 साल का हुआ तो मैं सिंपल बातचीत करने लगा, जिसे मैंने जानबूझकर अपनी असली काबिलियत से कम रखा। इस दौर में बच्चे जिस रफ्तार से भाषा सीखते हैं, मैं उससे बस थोड़ा ही आगे रहा। इतना तेज कि लोग मुझे खास समझें, पर इतना नहीं कि उन्हें डर लगने लगे। सबसे जरूरी शब्द वो था जो मैंने 20 महीने की उम्र में शुरू किया था, कुरु। ये मेरा बनाया हुआ शब्द था। एक साफ आवाज जिसे दोहराना आसान था और जिसका पुरानी वोकैबुलरी से कोई टकराव नहीं था। मैंने इसका इस्तेमाल सबसे पहले काइडो के साथ किया जब वो दिन भर का शिकार अलग कर रहा था। मैंने एक मछली की तरफ इशारा किया, कुरु। 2 की तरफ इशारा किया, कुरु कुरो। फिर 3 के लिए कुरु।
कुरु कुरु। फिर मैं तालमेल बिठाने के लिए अपनी उंगलियां ऊपर की। उसने माथे पर बल डाला और खुद उसे बोलकर देखा। मैंने सिर हिलाया। ये इशारा अब तक वो समझ चुके थे और फिर से वही किया। 1 2 3 हर बार उंगलियां मैच की। वो एक पल के लिए शांत बैठा रहा। फिर उसने उन मछलियों को अपनी उंगलियों पर उस नए शब्द के फ्रेमवर्क के साथ धीरे धीरे ना। वो 7 तक पहुंचा, मुझे देखा और कुछ ऐसा कहा जिसका मतलब था ये 7 है। सातों। जैसे वो उस कॉन्सेप्ट को पहली बार चख रहा हो। मैंने चेहरे के भावों को काबू में रखा, पर अंदर से ये मेरी नई जिंदगी के पहले 2 सालों का सबसे सुकून भरा पल था। 3 हफ्ते के अंदर काइडो हर शिकार पर गिनती वाले शब्दों का इस्तेमाल करने लगा। 6 हफ्ते में पूरा कबीला ये शब्द सीख चुका था। 3 महीने के अंदर वो प्लानिंग कर रहे थे। 3 दिन पूर्व की ओर चलना, 4 लोगों के लिए खाना ले चलो। जिन कॉन्सेप्ट्स को पहले सटीक तरीके से समझाना नामुमकिन था, अब वो रूटीन बन चुके थे। भाषा का ये काम पूरा होने में 2 साल लगे। मैंने उनकी वोकैबुलरी में 31 नए कॉन्सेप्ट्स जोड़े, हमेशा इस्तेमाल के जरिए, कभी भी सिखाकर नहीं। कल, बाद में, काफी, नाकाफी, क्योंकि, अगर, प्लान, याद रखना, सिखाना। आखिरी वाला सबसे अहम था। जब मैं 18 महीने का था तब तेजसु ने मुझे अपना काम देखते हुए नोटिस किया। वो चकमक पत्थर तराश रहा था, वही स्टैंडर्ड लेवल और टेक्निक। नपा, तुलावार, ठीक ठाक धार, काम चलाने लायक। मैंने उसके स्ट्राइक का एंगल देखा। मैंने देखा कि ताकत कहाँ लग रही है। मैंने गिरते हुए टुकड़ों को देखा। गलत वार की वजह से वो अपना 20% मटेरियल बर्बाद कर रहा था। अगर प्लेटफॉर्म एंगल में 15 का मामूली बदलाव किया जाए तो उसी ताकत से उसे एक लंबी और ज्यादा साफ धार मिल सकती थी। बेसिक फ्रैक्चर मैकेनिक्स। मैंने अपनी पिछली जिंदगी में इसी तकनीक पर एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी के 3 अलग अलग पेपर्स पढ़े थे, पर मैं एक 18 महीने के बच्चे के रूप में उसे फ्रैक्चर मैकेनिक्स नहीं समझा सकता था। मैं उसे यकीन नहीं दिला सकता था, पर मैं पत्थर के टुकड़े की तरफ हाथ तो बढ़ा ही सकता था। टेत्सु ने मुझे हैरानी से देखा। आखिरकार मैं एक आत्मा वाला बच्चा था और वो कोई डरपोक आदमी नहीं था। उसने मुझे एक छोटा फेंका हुआ टुकड़ा ले दिया। मैं उसे अपने हाथों में घुमाया, जो अभी भी अजीब तरह से छोटे थे, और उसे जमीन पर उस एंगल पर पटका जो मुझे लगा कि सही प्रदर्शन होगा। वो बिल्कुल साफ तरीके से 2 हिस्सों में बिट गया। एक पतली पैनी धार जो उसके अब बनाए हुए औजार से कहीं बेहतर थी। तेत्सु ने उसे उठाया, घुमाकर देखा, अपनी उंगली उसकी धार पे फेरी, उसे नीचे रखा, अपना काम करने वाला पत्थर उठाया और बिना एक शब्द कहे अपना स्ट्राइक एंगल सही किया। उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं, जैसे वो अपने हाथों के जरिए ही कुछ सोच रहा हो। अगला टुकड़ा पहले से लंबा और साफ था। उसने 4 और बनाए और हर एक पहले के मुकाबले बेहतरीन था। फिर वो अपने काम में लग गया और पूरे दिन मेरी तरफ नहीं देखा। उस शाम मैंने उसे एक जवान शिकारी को एंगल के उस बदलाव के बारे में समझाते सुना। उसकी अपनी खोज, उसके अपने शब्द, उसका अपना डेमोन्स्ट्रेशन। उसने इसे अपनी ही सूझबूझ मानकर अपना लिया था। शानदार। मुझे ठीक यही चाहिए था। दूसरा बड़ा सबक 6 महीने बाद मिला और ये औजारों के बारे में नहीं था। इस वक्त तक टेत्सु कबीले के किसी भी सदस्य से ज्यादा प्रोडक्टिव हो चुका था। उसके ब्लेड ज्यादा समय तक पहने रहते। उसके भालों की धार एक के बजाय 3 शिकारों तक चलती थी। शिकारियों ने यह नोटिस किया था, काइडो ने भी नोटिस किया था। दिक्कत यह थी कि तेत्सु अब पत्थर तराशने में ज्यादा वक्त बिता रहा था और शिकार पर कम जा रहा था। कभी कभी जब ग्रुप बाहर जाता तो वो पीछे रुक जाता और पूरी एकाग्रता के साथ पत्थरों पर काम करता, उन औजारों का ढेर लगा देता जिनकी किसी ने मांग भी नहीं की थी। कबीले का रिएक्शन तय था। 2 पुराने शिकारियों ने काइडो से शिकायत की, जो आदमी शिकार नहीं करता वो बिना कुछ दिए हिस्सा लेता है। ये कोई सांस्कृतिक भेदभाव नहीं था। 18 लोगों के उस ग्रुप में जो गुजारे की सीमा पर जी रहे थे, ये जिंदा रहने के लिए एक सीधा सा सर्वाइवल कैलकुलेशन था। काइडो इस मुद्दे को शाम की आग के पास लेकर आया। चर्चा काफी तीखी थी। मैं 2.5 साल का था। मैं हरू की गोद में बैठा सबको बोलते हुए सुन रहा था और अब मुझे ज्यादातर बातें समझ आ रही थीं। गोरो ने कहा कि तेत्सु का काम पूर्वजों की आत्मा का तोहफा है और उस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। 2 शिकारियों ने कहा कि तोहफों से पेट नहीं भरता जब शिकार खाली हाथ आता है। तेत्सु कुछ नहीं बोला, जो कि उसका स्वभाव था। मैंने एक खामोशी का इंतजार किया। फिर मैं बोला, कोई दलील नहीं, बस एक सवाल। बच्चे सवाल पूछते हैं, ये स्वीकार्य है, यहां तक कि आत्मा वाले बच्चे के लिए भी। मैंने काइडो से पूछा, अगर तेत्सु 10 ब्लेड बनाता है और वो ब्लेड 10 शिकारियों को सफाई से शिकार करने में मदद करते हैं तो कबीले का पेट किसने भरा? शिकारियों ने या तेत्सु ने? सन्नाटा छा गया। मैंने उसे फिर से आसान शब्दों में पूछा। हारू ने वाक्यों को सही करने में मदद की। काइडो ने मुझे देर तक देखा, फिर उसने तेत्सु के बने हुए ब्लेडों के ढेर को देखा, फिर शिकारियों को। उसने अपना जवाब उन शब्दों में दिया जिसका मतलब था, काम करने वाला ब्लेड उस हाथ के बराबर कीमती है जिसने उसे बनाया है। ये कोई फॉर्मल पॉलिसी नहीं थी,
ये बस एक आग के पास बैठे एक आदमी का एक जुमला था, पर काइडो के शब्दों में वजन था। उस शाम से टेत्सु के रोल को चुपचाप स्वीकार कर लिया गया। वो 5 में से 2 दिन शिकार करता और बाकी 3 दिन पत्थर पर काम करता। वो अपने ब्लेड कबीले को देता और शिकार में बराबर का हिस्सा पाता। कान का पहला बहरा, ग्रुप के अंदर पहला व्यापार। गोरो ने दलील दी थी कि टेत्सु का काम पवित्र है। उसने ये दलील नहीं दी थी कि टेत्सु को सामाजिक जिम्मेदारी से छूट मिलनी चाहिए। इन दो स्थितियों के बीच का अंतर अभी अभी 1-2 साल के बच्चे ने सबके सामने साफ किया था। गोरो उस शाम बाकी वक्त बिल्कुल शांत बैठा रहा। सोरा, वो औरत जिसके हाथों पर मिट्टी लगी रहती थी, महीनों से मेरा एक छोटा प्रोजेक्ट थी। कबीले की नज़रों में वो कोई क्राफ्ट्समैन नहीं थी। वो एक गैदरर थी, खाना तैयार करने वाली, काबिल और भरोसेमंद। पर वो लगातार एक्सपेरिमेंट करती रहती थी। मैंने उसे गीली मिट्टी को आकार देकर आग के पास छोड़ते देखा था। जानबूझकर नहीं, बस काम करते वक्त उसे एक तरफ रख देती थी और देखती थी कि क्या होता है। नतीजा ये होता कि मिट्टी चटक जाती और बिखर जाती, क्योंकि आग का टेम्परेचर सही नहीं था और मिट्टी के अंदर से एयर पॉकेट्स खत्म नहीं किए गए थे। वो अनजाने में एक्सपेरिमेंट्स तो कर रही थी, पर उसे नतीजों को पढ़ना नहीं आता था। जब वो मिट्टी का काम करती तो मैं उसके पास बैठने लगा। 2 साल के बच्चे का बैठकर देखना कोई शक पैदा नहीं करता था। मैं तो आत्मा वाला बच्चा था। मैं बैठकर बहुत सी चीजें देखता था। मैंने उसकी फेंकी हुई मिट्टी का एक टुकड़ा उठाया और उसे अपनी हथेली के बीच गूंदने लगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मटेरियल साइंटिस्ट सिरेमिक की पोरोसिटी के बारे में सोचता है। हवा के बुलबुलों को सिस्टमैटिक तरीके से बाहर निकालना, धीरे धीरे, पूरी तरह से, और फिर उसे वापस दे दिया। उसने उसे झेंपते हुए देखा, बिल्कुल वैसे ही उसे गूंधा और फिर कोयलों के पास रख दिया। अंदर नहीं, बस उनके पास, और उसे रात भर छोड़ दिया। सुबह तक वो चटका नहीं था। उसने उसे देर तक घुमाकर देखा, दबाया, वो टिका रहा। उसने मुझे देखा, मैंने आग की तरफ देखा, उसने भी आग की तरफ देखा, उसने भी आग की तरफ देखा। उसने गर्मी से एक सही दूरी बनाए रखने के एक्सपेरिमेंट शुरू किए। 3 हफ्ते बाद उसने वो पहला साबुत फायर्ड क्ले का बर्तन बनाया जो उस कबीले के पास कभी नहीं था। वो छोटा था, हथेली के बराबर, मोटी दीवारें, अजीब आकार, पर उसमें पानी रुक सकता था। उसने पूरे एक दिन बिना लीक हुए पानी रोके रखा, और फिर अगले दिन भी। हारू ने जब उसे देखा तो उसके मुंह से एक ऐसी आवाज निकली जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। पूरा कबीला उसे देखने आया। गोरो ने उस बर्तन को सावधानी से पकड़ा और बड़ी गंभीरता से उसकी तारीफ की, हर अच्छी चीज की तरह इसे भी पूर्वजों की आत्मा की देन बताया। सोरा ने कुछ नहीं कहा, पर वो पहले से ही अगला बर्तन बना रही थी, और इस बार वो और भी तेज थी। इन्वेंट्री, एक काम करने वाला मिट्टी का बर्तन, और प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। कबीले में सोरा का रोल बिना किसी शोर शराबे के बदल रहा था। जब मैं 3 साल का हुआ, कबीला ऐसे बदल चुका था जिसे शब्दों में कहना मुश्किल था, पर मापना आसान। टेत्सु ऐसे ब्लेड्स, स्क्रेपर्स और हड्डियों की सुइयां बना रहा था जिनका आसपास के किसी ग्रुप में कोई मुकाबला नहीं था। वो सुइयां नहीं थीं। मैंने उसे हड्डियों पर काम करने के लिए उसी इनडायरेक्ट तरीके से गाइड किया था, चुपचाप देखते हुए और कभी कभी छोटे टुकड़ों पे डेमो देकर, जब कोई जरूरी इंसान नहीं देख रहा होता था। सुइयों का मतलब था बेहतर सिलाई। बेहतर सिलाई यानी ज्यादा गर्म कपड़े, और गर्म कपड़ों का मतलब था ठंड से होने वाली बीमारियों में कमी। उस साल सर्दियों में कोई नहीं मरा। पिछली सर्दियों में उन्होंने ठंड और इन्फेक्शन की वजह से 1 या 2 लोगों को खोया था। मैंने इस बदलाव को ट्रैक किया, पर किसी से कुछ नहीं कहा। कबीले ने बस ये महसूस किया कि यह सर्दी पिछले सालों के मुकाबले झेलने लायक थी। गोरो ने अच्छे सीजन के लिए पूर्वजों की आत्मा के सम्मान में एक सेरेमनी रखी। महरू की गोद में बैठा वो रस्म देख रहा था और सोच रहा था, अब मुझे एक स्टैंडर्डाइज्ड काउंटिंग सिस्टम चाहिए, वो भी बेस 10 स्ट्रक्चर के साथ, क्योंकि उंगलियों पर गिनती 20 के ऊपर जाकर फेल हो जाती है, और मैं जो ट्रेड कॉन्सेप्ट्स लाने वाला हूं उनके लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। फिर मैं सो गया, क्योंकि मैं 3 साल का था और दिन काफी लंबा रहा था। दूसरी सर्दी और भी मुश्किल थी। ठंड की वजह से नहीं, अब हमारे पास बेहतर कपड़े थे। टिप्स की सुइयों और सोरा की बेहतर तैयारी ने वो संभाल लिया था। बीमारी की वजह से भी नहीं, हारू की मिसाल से काई वाला इलाज चुपचाप फैल गया था, और छोटे जख्मों का गंभीर होने से पहले ही इलाज हो रहा था। असली समस्या थी खाना। पूर्वी शिकार के मैदान खाली हो चुके थे। 3 महीने तक एक ही इलाके पर लगातार दबाव, और ऊपर से सूखे पतझड़ ने हिरणों के झुंड को सामान्य से और उत्तर की तरफ धकेल दिया था। कबीले की रोज की जरूरत का सिर्फ 60% ही मिल पा रहा था। अभी भुखमरी नहीं आई थी, पर ये वो धीरे धीरे पीसने वाली कमी थी जो लोगों को थका देती है, उन्हें चिड़चिड़ा बना देती है, और वो एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगते हैं। 2 बच्चे मर गए, सीधे भूख से नहीं, बल्कि उस सांस की बीमारी से जो उन शरीरों को जल्दी पकड़ती है जिनमें पहले से पोषण की कमी हो। एक 4 साल का था, दूसरा 18 महीने का। मैं 4 साल का था। मैं समझ रहा था कि मैं क्या देख रहा हूं। मेरे पास मौजूद टूल से इसे रोकने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने इसे इस नोट के साथ फाइल कर लिया कि अगला कदम अब और इंतजार नहीं कर सकता। गुरु ने कुछ ही हफ्तों में 3 रस्में की।
वो रिचुअल्स बहुत विस्तार वाले और सच्चे थे, पर पूरी तरह बेअसर। उसकी अथॉरिटी इस यकीन पर टिकी थी कि वो जिंदा लोगों और उन ताकतों के बीच तालमेल बिठा सकता है जो सर्वाइवल को कंट्रोल करती हैं। पर अब उसे ऐसा नुकसान पहुंच रहा था जिसकी भरपाई आसान नहीं थी। वो ये बात जानता था। मैंने उसे ये महसूस करते देखा। शाम को आग के पास बैठे हुए वो बार बार हिसाब लगा रहा था। शिकार का नया प्लान मुझे शुरुआती वसंत की एक सुबह तब सूझा जब मैं काइडो को उनकी स्टैंडर्ड फॉर्मेशन में ग्रुप को ले जाते हुए देख रहा था। सब एक साथ एक ढीले झुंड में उसी तरफ बढ़ रहे थे जहां स्काउट्स ने आखिरी बार निशान देखे थे। सिस्टम्स की नजर से देखा जाए तो समस्या साफ थी। वो एक ही पॉइंट पर पूरा दबाव डाल रहे थे जिससे वो जगह खाली हो जाती और शिकार को भागने का एक साफ रास्ता मिल जाता। ना कोई घेराबंदी, ना काम का बंटवारा और ना ही इलाके का सही इस्तेमाल। मैं सही मौके का इंतजार कर रहा था और वो मौका अब था। गुफा के मुंह के पास मुझे साफ मिट्टी दिखी और मैंने वहां चित्र बनाना शुरू किया, जबकि काइडो अभी भी पेड़ों की लाइन तक दिख रहा था। चोरी छिपे नहीं, मैंने लकड़ी का इस्तेमाल किया और बिल्कुल वैसे ही जानबूझकर ड्रा किया जैसे मैंने तेत्सु को औजारों की शेप ड्रा करते देखा था। एक आधा घेरा, उसके अंदर 3 निशान जो शिकारियों को दिखा रहे थे, 2 निशान किनारों पर और तीर के निशान जो दिशा बता रहे थे। घेरे के केंद्र में एक निशान जिसे मैंने अपनी काउंटिंग नोटेशन में नंबर 3 दिया था, वो किल जोन था। काइडो का भाई बोरू, जो जवान शिकारियों में से था, उसने मुझे ड्रा करते देखा और देखने के लिए नीचे बैठ गया। उसने एक और शिकारी को बुलाया। उन्होंने उस डायग्राम को उसी ध्यान से देखा जैसे वो लोग देखते हैं जो स्पेशल प्रॉब्लम सुलझाने के माहिर हों। मैंने जंगल की तरफ इशारा किया। मैंने हिरण का सिंबल बनाया, एक वैसी ही शेप जो कबीला अपनी अनौपचारिक विजुअल में शॉर्ट हैंड के लिए इस्तेमाल करता था। मैंने उस आधे घेरे की तरफ इशारा किया। मैंने दोनों हाथों से घेरने का इशारा किया जिसे मैं महीनों से चारों तरफ से घेरने के मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहा था। बोरू ने डायग्राम देखा, जंगल देखा और फिर से डायग्राम देखा। उसने दूसरे शिकारी से कुछ कहा। दूसरे शिकारी ने शक भरी आवाज निकाली। बोरू ने संक्षेप में कुछ कहा। फिर उसने एक कंकड़ उठाया और उसे उस जगह रखा जहां मैंने बाएं फ्लैंक वाले शिकारी का निशान बनाया था। मैंने एक कंकड़ दाएं वाले पे रखा। उसने तीसरा कंकड़ घेरे के सबसे ऊपर रखा। हमने साथ मिलकर उस अरेंजमेंट को देखा। वो खड़ा हुआ, बाकी शिकारियों को बुलाया और मेरे डायग्राम और अपने शब्दों का इस्तेमाल करके फॉर्मेशन समझाई। उसकी एक्सप्लेनेशन बारीकियों में थोड़ी गलत थी, पर प्रिंसिपल सही था। मैंने उसे टोका नहीं। उस दोपहर 4 हिरण मिले, जबकि पिछले 3 दिनों का औसत सिर्फ 1 था। काइडो वापस आया। उसने मांस के ढेर को देखा और फिर बोरू को देखा। बोरू ने मिट्टी में बने मेरे चित्र की तरफ इशारा किया, जो गुफा के पास अभी भी दिख रहा था। काइडो वहां चलकर गया, थोड़ी देर खड़ा रहा, फिर मुझे देखा। मैंने भी उसे देखा। उसने वही लकड़ी उठाई जो मैंने इस्तेमाल की थी और डायग्राम में एक डिटेल जोड़ दी, एक और शिकारी की पोजीशन जो मैंने छोड़ दी थी ताकि फॉर्मेशन के उस गैप को भरा जा सके जिसे उसने मैदान में महसूस किया था। उसने लकड़ी मुझे वापस दे दी। उसका बदलाव सही था। मैंने सिर हिलाया। उसने एक ऐसी आवाज निकाली जो शायद हंसी होती अगर काइडो हंसने वाला इंसान होता। असली पब्लिक मूवमेंट 3 हफ्ते बाद आया। कबीले के लगातार तीसरे सफल कोऑर्डिनेटेड शिकार के बाद गोरों ने काउंसिल बुलाई। यह अब तक की सबसे बेहतरीन सप्लाई थी। वो बेवकूफ नहीं था। वो समझ गया था कि कुछ बदल गया है और इससे पहले कि हालात उसके हाथ से निकलें, उसने कबीले को संभालना चाहा। उसने कबीले के शिकारियों पर पूर्वजों की आत्माओं के आशीर्वाद, सही रीति रिवाजों से मिलने वाली बुद्धिमानी और उन रस्मों के कैलेंडर को बनाए रखने के बारे में लंबा भाषण दिया जिन्हें वो खुद मैनेज करता था। वो सच में एक अच्छा भाषण था, इमोशनल और सलीके से दिया गया। एक ऐसे आदमी के आत्मविश्वास के साथ जिसने 20 साल तक कबीले का आध्यात्मिक केंद्र संभाला था। कई लोग भावुक हो गए। तभी एक बुजुर्ग महिला ने सीधा सवाल पूछा। उसने पूछा कि शिकार में सुधार तभी क्यों आया जब बच्चों ने नई फॉर्मेशंस का पालन करना शुरू किया। उसने ये बिना किसी इल्जाम के पूछा, बस एक जवाब की तलाश में। आग के पास सन्नाटा छा गया। गोरों ने जवाब देना शुरू ही किया था कि मैंने उसका पहला वाक्य पूरा होने से पहले ही अपनी बात कह दी। मैं 4 साल का था। मैंने अपनी बात को जितना हो सके उतना सरल रखा। मिट्टी में वो चित्र मेरा था। बोरू ने उसे इस्तेमाल किया और शिकार सफल रहा। अगर कबीला चाहे तो मैं और चित्र बना सकता हूं। ये कोई चुनौती नहीं थी, ना ही कोई दावा, बस एक बच्चे की तरफ से एक प्रैक्टिकल ऑफर था। कबीले ने गोरों की तरफ देखा। गोरों ने मुझे देखा। उसके पास 2 ही रास्ते थे, या तो वो मेरी बात मानकर अपनी इज्जत बचा ले या फिर विरोध करे और मांस के ढेर का क्रेडिट लेने के लिए एक 4 साल के बच्चे से बहस करता हुआ दिखे। उसने कहा, पूर्वजों की आत्मा बच्चे के हाथ को गाइड करती है। मैंने कहा, हाँ, और बच्चे का हाथ कल और भी डायग्राम्स बना सकता है। काइडो ने गोरों से मेरी तरफ और फिर वापस गोरों की तरफ देखा। फिर उसने वो बात कही जो आखिरी फैसला थी, उस लहजे में जो वो चर्चा के लिए नहीं बल्कि फैसलों के लिए इस्तेमाल करता था। बच्चा काउंसिल में बोलेगा,
ये पूरी तरह सत्ता का ट्रांसफर नहीं था। काइडो बहुत सावधान था और मैं सिर्फ 4 साल का था। पर यह कबीले के इतिहास में पहली बार था कि किसी बच्चे को फैसले लेने वाली आग के पास औपचारिक जगह दी गई थी। वहां मौजूद हर कोई इसका मतलब समझता था। किसी ने इसे जुबान से नहीं कहा। गोरो ने वहीं अपना हिसाब लगाया। उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि वो गणित लगा रहा है। फिर उसने अपनी फॉर्मल आवाज में ऐलान किया, जैसे वो खुद ये तोहफा दे रहा हो कि इस बच्चे में पूर्वजों की आवाज है और काउंसिल में इसे सुना जाएगा। मैंने उसे वो क्रेडिट ही नहीं दिया। रस्में उसकी हो सकती थी, पर असल पावर मेरे पास थी। अगले कुछ हफ्तों में जो तालमेल बना वो बिल्कुल साफ और स्थिर था। गोरों की आध्यात्मिक शक्ति, रस्में, मौत, जन्म, कबीले के डर और मतलब का मैनेजमेंट, उसका इलाका पूरी तरह अछूता रहा। मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी और मैंने ये बात दखल अंदाजी ना करके साफ कर दी थी। काइडो का काम था शिकार और मूवमेंट, इलाके के फैसले, झगड़ों के जवाब और बाहरी संबंध। उसका फैसला आखिरी होता था। जब पूछा जाता तो मैं सलाह देता, वरना चुप रहता। मैं 4 साल की उम्र में एक सलाहकार के तौर पर पहचाना जाने का, बनाने का अधिकार, प्रस्ताव देने का अधिकार, सुने जाने का अधिकार। कमांड नहीं, अभी नहीं। बस एक ऐसी आवाज जिसे कबीले ने गंभीरता से लेने का फैसला किया था, बिना ये पूरी तरह समझे कि क्यों। हरु ने इन सब का जवाब मुझे खाना खिलाते रहकर, थकने पर मुझे गोद में उठाकर और उसी ममता के साथ दिया जो एक माँ अपने अजीब से बच्चे को देती है, जिसके दिमाग में क्या चल रहा है उसे वो जरा भी समझ नहीं पाती। मेरे लिए ये बिल्कुल ठीक था। वसंत आया, मैं 5 साल का था। कोऑर्डिनेटेड हंटिंग से मिला एक्स्ट्रा मांस खराब होने से पहले सिर्फ 11 दिन तक चला। हमने जितना हो सका उसे धुएं में सुखाया, जितना खा सकते थे खाया और बाकी सब बेकार होते दिखा। 11 दिन की बरकत जीरो लॉन्ग टर्म गेम में बदल गई, सरासर बर्बादी। मुझे पता था ये होने वाला है और मैंने अभी इसे रोकने का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया था। अब ये रुकेगा। मेरे पास दो समानांतर समस्याएं थीं, रिजर्वेशन और प्रोडक्शन। बचाव की समस्या थी स्टोरेज की। बड़े लेवल पर ढक्कन वाले मिट्टी के बर्तन जो नमी और चूहों से दूर रखे जा सकें। सोडा हर हफ्ते 8 बर्तन बना रही थी, जो काफी नहीं थे। पैदावार की समस्या खुद खाने का सोर्स थी। शिकार अनिश्चित था, मौसम पर निर्भर था, उसकी एक सीमा थी और इसमें हमारे सबसे कीमती लोग रोज जख्मी होने के रिस्क पर थे। मुझे एक ऐसी सप्लाई चाहिए थी जो खुद चलकर कहीं ना जा सके। दोनों समस्याओं का एक ही हल था। मुझे खास काम करने वाले और ज्यादा लोग चाहिए थे और मुझे उन्हें कुछ ठोस काम देना था। सबसे पहले बारी थी खेत की। एक सुबह जब काउंसिल में कोई जरूरी काम नहीं था, मैं काइडो को नदी के किनारे ले गया। वहां सिर्फ हम दोनों थे और पानी पर पड़ती रोशनी, जिससे वो ग्रुप के मुकाबले ज्यादा रिलैक्स महसूस कर रहा था। मैंने 4 सालों में उसके बारे में ये जान लिया था कि काइडो तब बेहतर सोच पाता है जब उसे कोई सोचता हुआ देख ना रहा हो। मेरे पास जंगली अनाज के बीजों की एक मुट्ठी थी जो मैंने पिछले हफ्ते पूर्वी घास के मैदान से जमा किए थे। मैं नीचे बैठा, अपनी उंगली से नदी के किनारे की नरम मिट्टी में एक छोटी सी लकीर बनाई, बीजों को एक सही दूरी पर डाला और उन्हें ढक दिया। काइडो बिना कुछ कहे देखता रहा। मैंने बीजों की तरफ इशारा किया, अपने दोनों हाथ ऊपर किए, 10 उंगलियां, फिर आसमान की तरफ इशारा करते हुए एक धीरे से आधा घेरा बनाया, जैसे दिन गुजर रहे हों। फिर से 10 उंगलियां 3 बार ऊपर की, 30 दिन। फिर मैंने उस लकीर के पास गीली मिट्टी में चित्र बनाया। एक बीज अंदर जा रहा है, फिर एक तना ऊपर आ रहा है, फिर अनाज का एक सिरा जिसमें ऊपर बहुत सारे बीज हैं, एक से अनेक। वो मेरे पास नीचे बैठा और उस चित्र को देखने लगा। उसने कुदरती तरीके से दोबारा उगते देखा था। आग के बाद घास को फिर से उगते, गिरे हुए फलों की जगह पौधों को निकलते किसी भी शिकारी ने देखा था। वो कॉन्सेप्ट समझता था। लेकिन जो बात उसने नहीं जोड़ी थी वो ये थी कि इसे किसी चुनी हुई जगह पर जानबूझकर अपनी जरूरत के हिसाब से किया जाए, ना कि कुदरत के भरोसे छोड़ा जाए। मैंने वो पल देखा जब उसके दिमाग में ये बात बैठी। उसके चेहरे के भाव नहीं बदले, वो कभी नहीं बदलते थे, पर उसकी सांस में एक हल्का सा ठहराव आया। ये वो निशानी थी जिसे मैंने सालों तक उसे नई जानकारी प्रोसेस करते देखकर नोट किया था। उसने मेरी हथेली से एक बीज उठाया, उसे अपनी उंगलियों के बीच घुमाया और मेरी लकीर के बगल में अपनी बनाई छोटी सी लकीर में उसे रख दिया। हमने बाकी बीज एक साथ चुपचाप बो दिए। मैंने उस जगह पर 3 पत्थर एक के ऊपर एक रखकर निशान लगाया। ये इस कबीले द्वारा लगाया गया जमीन का पहला जानबूझकर लगाया गया निशान था। 34 दिन बाद वो पौधे 20 मीटर दूर से दिखने लगे थे। काइडो मेरे बिना कहे 3 शिकारियों को उन्हें दिखाने ले आया। उसने अपने शब्दों में समझाया कि वहां क्या हो रहा है। मैं पीछे खड़ा रहा और कुछ नहीं बोला। उस बातचीत के खत्म होने तक 3 में से 2 शिकारियों ने पानी के अपने स्रोतों के पास रोपाई करने के बारे में पूछना शुरू कर दिया था। खेत का दायरा बढ़ा। जब मुझसे पूछा गया तो मैंने डायग्राम्स के जरिए लेआउट समझाया। लाइनों के बीच की दूरी, पानी से कितनी दूर रखना है और मिट्टी का कौन सा रंग पानी की निकासी के लिए सही है।
6 हफ्ते के अंदर हमारे पास 3 छोटे खेत थे जो शायद कुल 400 वर्ग कदम में फैले थे। पूरे कबीले का पेट भरने के लिए काफी नहीं, पर इस प्रिंसिपल को बिना किसी शक के साबित करने के लिए काफी थे। पहली आंशिक फसल बोने के 8 हफ्ते बाद आई। पूरी पैदावार नहीं थी, ज्यादा से ज्यादा पैदावार के लिए मौसम सही नहीं था और हमने बुआई भी देर से की थी। लेकिन ये वो अनाज था जिसे हमने अपने कंट्रोल वाली जगह पर उगाया था, जो हमें तब मिल रहा था जब हमें जरूरत थी, ना कि तब जब मैदान अपनी मर्जी से पैदावार देता। इन्वेंट्री अपडेट, खाने की सिक्योरिटी अब 11 दिन से बढ़कर करीब 6 हफ्ते हो गई थी। शिकार और खेतों से मिलने वाली मौजूदा पैदावार को मिलाकर मेरा लक्ष्य महीनों का था। हम अभी वहां नहीं पहुंचे थे। सोरा को काम करने के लिए एक अलग जगह चाहिए थी और उसे एक मददगार भी चाहिए था। मैंने ये बात काउंसिल में बहुत ही आसान तरीके से रखी। सोरा वो बर्तन बनाती है जिनमें हमारा अनाज रखा जाता है। ज्यादा बर्तन मतलब ज्यादा जमा किया हुआ अनाज, ज्यादा अनाज मतलब कम भूखी सर्दियां। सोरा को मदद चाहिए। किसी ने इस तर्क से बहस नहीं की। काइडो ने 2 जवान औरतों में और एक शांत लड़की जिसे मैंने नोरी नाम दिया था को सोरा के साथ फुल टाइम काम करने के लिए तय किया। दोनों में से किसी के पास भी मिट्टी के बर्ताव को लेकर सोरा जैसी समझ नहीं थी, पर दोनों सावधानी से काम करती थीं और निर्देश मान सकती थीं। मैंने 3 दिन उनके साथ काम किया। दिखावे के लिए मैं मिट्टी के पास खेल रहा था, पर असल में मैं तकनीक दिखा रहा था। ये एक ऐसा दिखावा था कि मैं बस एक 5 साल का बच्चा हूं जिसने मिट्टी दबाने के बारे में कुछ मजेदार चीजें खोजी हैं। हवा के बुलबुले निकालना, दीवारों की मोटाई एक जैसी रखना। मैंने सोरा को बर्तन को रोशनी की तरफ उठाकर पतले हिस्सों को चेक करने की तकनीक दिखाई और आग में पकाने से पहले नमी की वजह से बर्तन को चटक कर टूटने से बचाने के लिए उसे कंट्रोल तरीके से सुखाना सिखाया। सोरा ने सब कुछ सीख लिया और मैं और नौरी को अपने शब्दों में सिखा दिया। हफ्ते के अंत तक वो ऐसे बर्तन बना रही थी जिन्हें देखकर मुझे किसी यूनिवर्सिटी की मटेरियल्स लैब में भी शर्मिंदगी नहीं होती। मोटी दीवारें, वाटर टाइट। एक हफ्ते के अंत में 3 वर्कर्स के साथ 20 बर्तन तैयार थे, जबकि पहले सोरा अकेले 8 बनाती थी। मैंने काइडो से कहकर किम को, वो जवान शिकारी जो हर स्पेशल और कंस्ट्रक्शन टास्क में बहुत खामोशी से बेहतरीन काम करता था, मिट्टी वाले ग्रुप के साथ एक अलग काम पर लगा दिया, ढक्कन। बिना ढक्कन के बर्तन की आधी कीमत कीड़े मकोड़ों और नमी की वजह से कम हो जाती थी। किन 2 दिन तक ऐसे ढक्कनों से जूझता रहा जो सही से फिट नहीं हो रहे थे। फिर उसने खुद ही इस समस्या का हल निकाल लिया। उसने बर्तन के किनारे पर एक हल्का सा उभार बनाया ताकि ढक्कन का किनारा वहां टिक सके। मैंने उसे ये समझते हुए देखा और कुछ नहीं कहा। उसका हल उससे कहीं बेहतर था जो मैंने उसे सुझाया होता। लैम्प का आइडिया सोरा से आया। मैंने अभी इस स्टेज पर इसकी प्लानिंग नहीं की थी। मेरे दिमाग में एक मोटा मोटा शेड्यूल था। पहले बर्तन, फिर अनाज का स्टोरेज, फिर आग के औजार, फिर कंस्ट्रक्शन, इसी क्रम में। पर सोरा ने इसे खुद खोज लिया था। उसके पास एक छोटा कप के आकार का बर्तन था जिसकी दीवार में दरार थी। प्रोडक्शन रिजेक्ट था, पानी रुक नहीं सकता था। उसने उसमें जानवरों की पिघली हुई चर्बी भरी, एक पतली पौधे की पत्ती को बत्ती की तरह रखा और उसे जलाने के लिए आग के पास ले गई। वो 4 घंटे तक जला। वो उसे खास तौर पर मेरे पास लेकर आई, जिसका मतलब था कि वो समझ चुकी थी कि मैं वो इंसान हूं जिसे नई चीजें दिखाना काम आ सकता है। वो रिश्ता जिसमें सोया मुझे एक आत्मा वाले बच्चे के बजाय एक सोचने वाले साथी की तरह देखती थी, पिछले 1 साल में चुपचाप विकसित हुआ था और कबीले के ज्यादातर लोगों की सोच से कहीं ज्यादा कीमती था। मैंने लैंप देखा। बत्ती बहुत मोटी थी। वो जरूरत से ज्यादा तेज फ्यूल पी रही थी। मैंने अपने कपड़े के किनारे से एक पतला धागा निकाला और उसे जलने की रफ्तार का फर्क दिखाया। पतली बत्ती, उतनी ही रोशनी, और फ्यूल 2 गुना चलेगा। उसने ध्यान दिया। उस दोपहर उसने 3 और लैंप उसी बदलाव के साथ बनाए। उस रात गुफा के इतिहास में पहली बार एक ही वक्त पर 4 जगहों पर रोशनी थी। लोग उसमें अलग तरह से चलते थे, अलग तरह से बातें करते थे और देर शाम तक काम करते थे। तेत्सु पहले से बेहतर रोशनी में बैठा था और उसने जितने वक्त में वो 3 ब्लेड बनाता था उतने में 6 बनाए। किसी ने इसे क्रांति नहीं कहा। वो बस चर्बी का एक कप था जिसमें धागा डला था। पर कबीले के काम करने के घंटे अचानक 30% बढ़ गए थे और इसके लिए हमें कुछ खर्च नहीं करना पड़ा था। शुरुआती गर्मियों की एक गर्म दोपहर को एक छोटा कबीला आया। 8 लोग, 3 बड़े बच्चे और 2 छोटे। वो दक्षिण पश्चिम से आए थे, दुबले पतले और उन लोगों जैसी सावधानी से चल रहे थे जिन्होंने अजनबियों के पास जल्दी ना जाना सीख लिया हो। सबसे आगे वाला आदमी, जिसके हाथ साफ दिख रहे थे और जिसकी चाल में कोई खतरा नहीं था, गोरो का पहला रिएक्शन उन्हें भगाने का था। उसने उस शाम की इमरजेंसी फायर मीटिंग में ये साफ कह दिया, हमारे पास और लोगों का पेट भरने के लिए खाना नहीं है और अजनबी अपने साथ अनजान बीमारियां और झगड़े लाते हैं। उसकी कैलकुलेशन गलत थी और मैंने ये बात कह दी। मैंने इसे ऐसे आसान नंबरों में समझाया जो मैं बता सकता था। हमारे पास 8 नए लोग आए हैं, 3 बड़े लोग काम करने लायक लगते हैं,
इसका मतलब है 3 अतिरिक्त शिकारी या वर्कर्स तुरंत मिल रहे हैं। हमारा मौजूदा 6 हफ्ते का खाने का सरप्लस 8 नए लोगों को 2 हफ्ते तक संभाल सकता है, जब तक वो कबीले में घुल मिल ना जाएं और काम ना शुरू कर दें। अगली फसल में पैदावार भी उनके काम करने से बढ़ जाएगी। 8 लोग यानी 3 वर्कर्स और 5 बच्चे जो बड़े होकर काम करेंगे। 60 दिन बाद हमारी स्थिति और अच्छी होगी। गोरो ने कहा कि अजनबियों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। मैंने उससे पूछा कि हमारे कबीले के मौजूदा सदस्यों में से कितने इस गुफा में पैदा हुए हैं। उसने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब साफ था, कोई नहीं। कबीला उन अकेले लोगों और जोड़ों से बना था जो सालों से जुड़ते रहे थे। इस आग के पास बैठा हर इंसान कभी न कभी एक अजनबी था। उसके बाद जो सन्नाटा छाया वो काम का था। कायरो ने फैसला सुनाया, वो 10 दिन रुक सकते हैं। अगर उन्होंने काम किया तो वो और रुक सकते हैं। नए लोगों के आगे चल रहे आदमी को मैंने दाई नाम दिया था, चौड़े कंधे, चौकन्ना और साफ तौर पर अपने ग्रुप की रक्षा करने वाला। वो तुरंत मान गया। वो शर्तें समझ गया था। वो पहले भी दूसरी तरफ से ऐसा हिसाब लगाने की स्थिति में रह चुका था। तीसरे दिन तक दाई काइडो के ग्रुप के साथ शिकार कर रहा था और उन शिकारियों के बराबर काम कर रहा था जिन्हें इस इलाके की उससे दोगुनी समझ थी। वो जमीन को तेजी से समझता था। उसकी स्पेशल मेमोरी अच्छी थी। मैंने इसे नोट कर लिया। नए लोगों में एक औरत थी जो हारू से उम्र में बड़ी थी और जिसके हाथ हर उस सतह पर लगातार चलते थे जिसे वो छूती थी, दबाती थी, परखती थी और मटेरियल का अंदाजा लगाती थी। मैंने उसे गुफा की दीवार पर, नदी के पास की मिट्टी पर और भाले की लकड़ी पर अपना हाथ फेरते हुए देखा। वो ना तो लड़ाकू थी और ना ही शिकारी। वो किसी ऐसे इंसान की अनजाने में होने वाली आदत के साथ मटेरियल की प्रॉपर्टीज को परख रही थी जिसने पूरी जिंदगी यही किया हो। मैंने उसका नाम काव रखा। 5वें दिन मैं उसके पास मिट्टी की क्यारियों पर बैठा और उसे काम करते देखा। उसने कच्ची मिट्टी उठाई और तुरंत हवा के बुलबुले निकालना शुरू कर दिया। ये वही तकनीक थी जो मैंने सोरा को सिखाई थी, पर उसके हाथ चलाने का तरीका था ज्यादा तेज, ज्यादा असरदार। वो अपनी समझ से पूरी तरह अलग रास्ते से इस तकनीक तक पहुंची थी। मैंने उसके हाथों को देखा, उसने मेरे हाथों को देखा, उसने मेरे हाथों को देखा। हम कुछ देर तक बिना बात किए एक साथ मिट्टी पर काम करते रहे। फिर उसने मुझे कुछ दिखाया। बर्तन की दीवारें बनाने के लिए चुटकी से दबाने के बजाय कॉइल बनाने का तरीका। ये ज्यादा तेज था। दीवारों की मोटाई ज्यादा बराबर रहती थी और बर्तन के आखिरी आकार को कंट्रोल करना आसान था। मुझे कॉइल टेक्निक के बारे में थियोरेटिकल तौर पर पता था, पर इसे किसी ऐसे इंसान को करते देखना जिसने इसे प्रैक्टिस से सीखा हो बिल्कुल अलग था। उसका तरीका मेरे मेंटल मॉडल से कहीं बेहतर था। मैं अगली सुबह उसे सोरा के पास ले गया। 1 हफ्ते के अंदर उन दोनों ने एक ऐसी हाइब्रिड तकनीक बना ली थी जो उन दोनों के तरीकों को मिलाती थी। हर इंसान के काम करने की रफ्तार पहले के मुकाबले 40% बढ़ गई। गुरु ने नए लोगों को घुलते मिलते देखा और सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं कहा। उसकी दी हुई 10 दिन की मोहलत बिना किसी बात के गुजर गई। किसी ने उसे याद भी नहीं दिलाया। यह भी एक काम का सन्नाटा था। तांबे की खदान गुफा से उत्तर पूर्व की ओर 40 मिनट की दूरी पर नदी के मोड़ पर थी। मैंने इसे 8 महीने पहले हरू के साथ जाते हुए देखा था। पानी के ऊपर एक हरे रंग के दाग वाली चट्टान थी। मैलेचाइट डिस्कलरेशन एक सीम में करीब 2 मीटर तक फैली हुई थी। कॉपर कार्बोनेट नीचे मौजूद काम लायक तांबे की खदान का क्लासिक संकेत। मैंने वो जगह नोट कर ली थी, उसका आकार नोट कर लिया था और उसे याद रखा था। अभी नहीं। मेरे पास उसे पिघलाने के लिए भट्ठी का तापन नहीं था। मेटलर्जिकल काम के लिए तेज का मुझ पर भरोसा नहीं था और मेरे पास इस प्रोसेस को लगातार चलाने के लिए फ्यूल का प्रोडक्शन भी नहीं था। अब मेरे पास ये तीनों थे। मैं 7 साल का था। कबीले में 26 लोग थे। किन ने मेरे अंदाजे से 12 दिन पहले ही अनाज रखने की इमारत पूरी कर दी थी, क्योंकि किन ऐसा ही था। वो हमेशा मेरे अंदाजे से बेहतर काम करता था, जिसे मैंने अपनी कैलकुलेशंस में एक भरोसेमंद वेरिएबल की तरह गिनना शुरू कर दिया था। खेत पैदावार दे रहा था। सिरामिक्स वर्कशॉप चल रही थी। लैम्प्स ने हमारे रोज के रूटीन को इस तरह बदल दिया था जिसका फायदा लगातार बढ़ रहा था। अब वक्त था धातु का। मैं तेत्सु को एक सुबह नदी के मोड़ पर ले गया जब रोशनी अच्छी थी। वो कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसे बहुत तैयारी की जरूरत हो। मैंने उस हरे दाग वाली चट्टान की तरफ इशारा किया। उसने उसे कुछ देर तक देखा, फिर किनारे से एक टूटा हुआ टुकड़ा उठाया और उसे अपने हाथों में घुमाया। हरे रंग की लाइन पर अपना अंगूठा रगड़ा, उसे सूंघा। उसने मुझे देखा। मेरे पास एक छोटा डायग्राम तैयार था जो मैंने पिछली शाम एक सूखी मिट्टी के चपटे टुकड़े पर बनाया था। यह टुकड़ा सोरा ने खास तौर पर मेरे लिए बनाया था, क्योंकि महीनों पहले वो समझ गई थी कि मैं तब ज्यादा बेहतर सोच पाता हूँ जब मेरे पास ड्रॉ करने के लिए कोई जगह हो। इसलिए वो बिना कहे उन्हें बनाने लगी थी। डायग्राम में दिखाया गया था कि पत्थर एक मिट्टी के चेंबर में जा रहा है, नीचे आग है और नीचे से पिघला हुआ धातु निकलकर एक सांचे में जा रहा है। तेज ने उसे बहुत देर तक देखा। उसने धातु देखी थी। नदी के किनारों पर कभी कभी मिलने वाले छोटे तांबे के टुकड़ों को पीट कर बनाई गई चीजें सबने देखी थीं। ठंडे तांबे को पीटना आम बात थी, पर पत्थर को पिघलाकर पानी जैसा बनाना
और उसे एक सोचे समझे सांचे में ढालने का आइडिया उनके लिए नया था। उसने मेरे डायग्राम में आग के सिंबल पर उंगली रखी, फिर पत्थर पर, फिर नीचे पिघली हुई चीज पर। उसके चेहरे से सवाल झलक रहा था, तुम पक्का कह रहे हो कि ऐसा होता है? मैंने हाँ में सिर हिलाया। उसने वापस उस चट्टान को देखा। मैं देख सकता था कि वो उस इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को अपने हाथों से वैसे ही सुलझा रहा था जैसे वो हमेशा करता था, सिर्फ सोचकर नहीं बल्कि शारीरिक रूप से। उसकी उंगलियां थोड़ी हिल रही थीं, जैसे वो अभी से उस मटेरियल पर काम कर रहा हो। उसने कहा, मुझे वो चेंबर दिखाओ। फर्नेस बनाने में 11 दिन लगे। डिजाइन एक मिट्टी के गुंबद का था जो पूरी तरह से बंद था। सिर्फ नीचे हवा जाने का रास्ता था और ऊपर से धुआं निकलने का। ये एक साधारण अपड्राफ्ट किल्न डिजाइन था जो तांबे को पिघलाने के लिए जरूरी तापमान तक पहुंच सकता था, बशर्ते हम लगातार ईंधन और हवा देते रहें। हवा की सप्लाई ही सबसे बड़ी मुश्किल थी। बिना हवा के आग इतनी गर्म नहीं होगी। हमें फोर्स्ड एयर चाहिए थी। किम ने यह समस्या मेरे उठाने से पहले ही सुलझा दी। मैं उसे ये कॉन्सेप्ट समझाने की तैयारी कर रहा था, एक फ्लेक्सिबल चेंबर जो हवा को इकट्ठा करे और उसे एक नली के जरिए बाहर फेंके। तभी कैन ने, जो मुझे भट्ठी का डिजाइन बनाते हुए देख रहा था, 2 सूखे चमड़े के टुकड़े उठाए और उन्हें उनके लचीलेपन और बंद होने की क्षमता के लिए परखने लगा। उसने डायग्राम में समस्या को समझ लिया था और वो पहले ही हल पर काम कर रहा था। उसकी पहली धौंकनी 2 दिन में काम करने लगी। लकड़ी के ढांचे पर चमड़ा, हड्डियों की नली और एक फ्लैट पत्थर से बना वन वे वॉल्व जो हवा को बाहर तो जाने देता था पर वापस अंदर नहीं आने देता था। वो दिखने में कोई खास नहीं था, पर वो काम कर रहा था। मैंने सूखी घास और एक छोटी आग से हवा के बहाव को चेक किया। घास नली की तरफ तेजी से और लगातार झुकी। ये काफी से ज्यादा था। टेक्सो ने हवा के बहाव का टेस्ट देखा और कुछ पल के लिए शांत रहा। फिर उसने कहा, हमें गुंबद की दीवारों के लिए और मिट्टी चाहिए, मोटी। उसने अपनी उंगलियों से उस मोटाई को दिखाया जो उसे चाहिए थी। ये उस मोटाई से करीब दोगुनी थी जो मैंने अपने डायग्राम में बताई थी। वो सही था। मोटी दीवार का मतलब था ज्यादा थर्मल मास, लगातार तापमान और कम गर्मी का नुकसान। मेरा असली